गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आचार्य पवन कुमार मिश्रा अभ्युदय प्लेटफॉर्म से भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का अभ्यर्थियों का स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसे आपको पता है कि हमारे पिछले लेक्चर जो हैं वो फंडामेंटल राइट से थे, जिसको आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिया होगा। आज हम इसी कड़ी को, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप सभी लोगों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो तत्व है उसकी चर्चा करेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है उसमें वर्णन किया गया है। ये तत्व संविधान की जो आकांक्षाओं और प्रतिज्ञाओं की अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान मूलतः एक सामाजिक प्रलेख है। इसके अधिकांश प्रावधान सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं और यह सामाजिक क्रांति संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व में दिखाई देते हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना वर्ष 1937 में निर्मित जो आयरलैंड का संविधान है वहां से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बेटा? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एक मिनट, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में संविधान निर्माताओं का उद्देश्य नहीं था अपितु आर्थिक लोकतांत्रिक की स्थापना के लिए संविधान में एक ठोस कार्यक्रम का उल्लेख किया जाए, बल्कि इनकी इच्छा थी कि प्रत्येक सरकार आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए प्रयास करे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बताया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के संविधान को आत्मा कहा है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन के शब्दों में बेटा आ जाए कि संविधान की आत्मा किसे है, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट की भी बात कर रहे हैं और डीपीएसपी की बात कर रहे हैं। इन दोनों को संविधान की आत्मा माना है, ठीक है। संविधान के कुछ सदस्यों ने नीति निर्देशक तत्वों को शुभ इच्छाएं, नैतिक उपदेश, नववर्ष के प्रथम दिन पारित किए गए प्रस्ताव, उपदेश, राजनीति की घोषणाएं कहा था। केटी शाह के शब्दों में बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। कहने का भाव यह है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश की आर्थिक जो स्थिति थी इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन जो भविष्य में जो दृष्टा लोग थे संविधान के, उन लोगों ने ऐसा विचार किया जब भारत उस योग्य बन जाएगा, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, तो सोशल वेलफेयर का काम करेगा, ठीक है। और इसीलिए नीति निर्देशक तत्व में बहुत से जो है वो सब ऐड किया गया, ठीक है। तो एक सुशासन चलाने के लिए, एक लोकतांत्रिक राज्य को चलाने के लिए ये नीति के निर्देशक तत्व के सिद्धांत पे ही जो हमारे देश के शासन तंत्र हैं वो अपना कार्य करेंगे, ठीक है। प्रोसेस जेनिंग्स ने कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का कोई निश्चित तर्क संगत आधार नहीं है, ये अस्पष्ट है। उन्हें ना तो उचित रूप से क्रमबद्ध किया गया है और ना ही तार्किक ढंग से वर्गीकृत किया गया है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि कोई भी लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंध का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब लोगों ने, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषण है, विश्लेषण करता है, इन लोगों ने कहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्लस मौलिक अधिकार प्लस जो है मतलब फंडामेंटल राइट, मतलब डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट संविधान की आत्मा एवं दर्शन है, ठीक है। तो हमारा संविधान किनसे मिलकर बना हुआ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, मौलिक अधिकार से। ये दोनों क्या है? संविधान की आत्मा और दर्शन है। भाग 4 की बात करें बेटा, तो भाग 4 में जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व नैतिक बाध्यता आरोपित करते हैं। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इनकी प्रकृति जो है सकारात्मक है, जबकि मूल अधिकारों की प्रवृत्ति नकारात्मक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों की पूरक हैं। उनका उद्देश्य भाग 3 मूल अधिकारों में अनुपस्थित सामाजिक और आर्थिक आधारों की क्षतिपूर्ति करता है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति जो है वर्गीकरण जो है और राजनीतिक नीतियों के से संबंध है, आर्थिक नीतियों से संबंध है, सामाजिक नीतियों से संबंध है, शिक्षा एवं संस्कृति से संबंध है, स्वास्थ्य संबंधी नीतियों से संबंध है। ठीक है। गोलकनाथ बनाम जो पंजाब राज्य का मामला आया था 1967 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया सकता है ऐसा प्रावधान किया था। ठीक है, कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में जो मिनर्वा मिल्स वाद जो 1980 में आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी और क्या नाम से फंडामेंटल राइट के बीच सामंजस्य और संतुलन भारतीय संविधान की आधारशिला है ऐसा कहा, और ये भी कहा कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सर वी एन राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने सिफारिश किया कि व्यक्तिगत अधिकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए। एक होना चाहिए न्यायोचित और दूसरा होना चाहिए गैर न्यायोचित, जिसे प्रारूप समिति द्वारा जो था वो स्वीकार कर लिया गया। तो राज्य के निर्देशक तत्व जो थे, नीति निर्देशक तत्व थे, उनकी विशेषताएं जो है उसकी चर्चा करें बेटा। तो विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य संवैधानिक निर्देशक या सिफारिशें करता है। ठीक है। निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। डीपीएसपी एक आधुनिक लोकतंत्र राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों हेतु महत्वपूर्ण है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करते हैं, ना कि पुलिसिया राज्य से। ठीक है, कि जब मर्जी तब किसी भी पब्लिक को उठा करके जेल में डाल दिया जाए और उनके साथ में बदतमीजी किया जाए, मारपीट किया जाए। ठीक है, तानाशाहीपन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में जो उल्लिखित है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता को साकार करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित, वाद योग्य नहीं है। अर्थात इन्हें लागू करवाने के लिए इनका उल्लंघन करने पर आप अदालत में नहीं जा सकते हैं, रिट दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण करने में अदालतों की मदद करते हैं। उच्चतम न्यायालय यदि कोई कानून नीति निर्देशक तत्वों के तहत लागू करता है तो उसे मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 और 19 के साथ संगत होना चाहिए, ऐसा व्यवस्था किया है। तो डीपीएसपी के जो तत्वों का वर्गीकरण है उनकी बच्चे अगर देखा जाए तो उनकी चर्चा करें तो भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है ऐसा माना गया, लेकिन कुछ विद्वानों ने सामान्य तौर पर इन्हें 3 श्रेणियों में क्या नाम से वर्गीकृत किया है, जैसे समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। तो समाजवादी जो अनुच्छेद है उनकी चर्चा हम करेंगे सबसे पहले। इस वर्ग के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित है तथा लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं। इनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ठीक है। अनुच्छेद 38 की बात करें तो राज्य सामाजिक व्यवस्था में लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और प्रतिष्ठा, सुविधाओं का अवसर की असमानताओं को भी कम करने का प्रयास करेगा। 44वीं संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है। आगे चर्चा करें बेटा तो अनुच्छेद 39 है। तो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत उसकी जीविका पार्जन करने हेतु साधनों को सुरक्षित करना है, सभी के बीच संसाधनों का समान वितरण करना है, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण को रोकना है कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो जाए और कोई व्यक्ति को मतलब खाने के लिए रोटी ना मिले। ठीक है। तो धन का जो है समान वितरण होना चाहिए और धन का केंद्रण जो है, जो एक व्यक्ति कुबेर बन जाए, ठीक है, उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन। तो ये मतलब क्या नाम से अभी जो पहले बीसीसीआई था वो महिला क्रिकेट जो खिलाड़ी होती थी उनको वेतन कम देता था, पुरुष खिलाड़ियों को ज़्यादा देता था। बहुत सी जगह ऐसी असमानताएं थी। तो ये जो है फिर मतलब क्या नाम से समान वेतन लागू किया गया, समान वेतन संहिता। ठीक है।
समान काम के लिए समान वेतन लागू कर दिया गया। आज कोई भी चाहे महिला डीएम बने चाहे पुरुष डीएम बने, सबके लिए समान वेतन है और समान मतलब क्या नाम से समान काम है। ठीक है। श्रमिकों की अभी एनडीए में क्या नाम से बच्चियों के भी प्रवेश में क्या नाम से उनको मौका मिला है। ठीक है। तो यूपीएससी से जो एनडीए सीडीएस का एग्जाम होता है उसमें बच्चियों के लिए भी मतलब द्वार खोल दिया गया है। श्रमिकों की शक्ति व बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। ठीक है। आर्थिक व्यवस्था के कारण नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुरूप ना हो। ठीक है। बच्चों के स्वास्थ्य का विकास का अवसर जो है वो 42वीं संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 क की बात करें तो समान न्याय को बढ़ावा देना, गरीब व्यक्तियों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, ये भी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। अनुच्छेद 41वीं की बात करें तो बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी से की स्थिति में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 की बात करें तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रावधान। ये नहीं कि व्यक्ति कोई पीएचडी है और उसको काम मतलब चपरासी का मिल जाए, मतलब काम जो है वो उसके अनुरूप हो, ऐसा काम उसे मिलना चाहिए, ये भी डीपीएसपी में बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 43 की बात करें तो जो कर्मकार लोग हैं उनके निर्वाहन योग्य मजदूरी, उचित जीवन स्तर का, अवकाश का उपयोग सुनिश्चित करने वाली कार्य दशाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर को सुनिश्चित करना। ठीक है। ये सब 43 में बताया गया है। अनुच्छेद 43 क की बात करें बेटा तो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना, 42वीं संविधान संशोधन संविधान के द्वारा इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 47 की बात करें बेटा तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ये सब जो है समाजवादी के अंतर्गत जोड़ा गया है। अब गांधीवादी की चर्चा करें बेटा तो गांधीवादी जो डीपीएसपी में गांधीवादी की विचारधारा है उस पर आधारित है। महात्मा गांधी ने द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने उनके अंतर्गत जो है क्या नाम से अनुच्छेद है जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, अनुच्छेद जो 40 है, ग्राम पंचायतों का गठन, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करना, ये गांधी जी का सपना था, रामराज की सपना है। अनुच्छेद 43 की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में वैयक्तिक एवं सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 ख की बात करें बेटा तो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। अनुच्छेद 46 की बात करें बेटा तो एसटी एससी और समाज के अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का प्रयास किया जा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 47 की बात करें तो मादक पदार्थ जो हैं, नशीले पदार्थ, उनके सेवन को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 48 की बात करें तो राज्य का कर्तव्य होगा कि गायों व बछड़ों तथा अन्य दुधारी पशुओं के वध को क्या नाम से वध पर रोक लगाने और उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए कदम उठाएगा। ये 48वें। तो ये प्रश्न आ सकता है कि जो अनुच्छेद जो 48 है उसमें क्या वर्णन किया गया है, या गाय के संरक्षण से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो अनुच्छेद जो है 48 है, गायों और बछड़ों तथा दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना और उनकी नस्लों में सुधार करने का जो कदम उठाएगा कौन, राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है। उदारवादी सिद्धांत की बात करें बेटा तो अनुच्छेद 44 में बताया गया है कि नागरिकों के लिए जो एक समान सिविल संहिता का गठन करना। तो यूसीसी की जो बात किया जाए, सीएनआरसी जो अवधारणा है वो यहीं से क्या नाम से आया है। अनुच्छेद 45 की बात करें तो राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देख रेख और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, 86वें। ठीक है। 48वें अनुच्छेद में बताया गया है कि आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना। अनुच्छेद 48 क की बात करें तो पर्यावरण का संरक्षण करना, संवर्धन करना, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना,
इसका प्रयास करना, ठीक है। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 49 की बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कर देना। अनुच्छेद 51 की बात करें तो राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून की संधि दायित्वों का सम्मान करना, बढ़ावा देना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ के द्वारा समाधान करने का प्रयास करना, ठीक है। ये सब जो है अनुच्छेद 51 के तहत बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद भाग 4 के अतिरिक्त भी निर्देश हैं। अनुच्छेद 335 भाग 16 के अंतर्गत सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के दावे को निर्धारित करना। अनुच्छेद 350 को भाग 17 की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना। अनुच्छेद जो क्या नाम से 51 भाग अनुच्छेद 51 की बात करें 351 भाग 17 जो है उसके अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास का निर्देश किया गया है। मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में जो टकराव हो उनकी चर्चा की गई है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आया मामला चंपकम दोराई राजन मामला 1951 में। यदि मौलिक अधिकारों तो उच्चतम न्यायालय ने अपना जो स्टेटमेंट दिया है उसकी चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के नीति निर्देशक तत्वों के बीच कोई संघर्ष होता है तो मूल अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी जाएगी। संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संसद डीपीएसपी में संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ मामला 1967 में आया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है इनकी कार्यान्वयन के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। और 44वें संविधान संशोधन 1971 में मतलब एक मामला आया, ठीक है, क्योंकि उस समय संशोधन किया था इंदिरा गांधी जी ने। तो संसद संविधान संशोधन द्वारा किसी भी मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अनुच्छेद 31 गौ जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 ख और अनुच्छेद 39 गौ को लागू कराने हेतु बनाए गए कानून को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। इस प्रकार संसद ने संविधान संशोधन करके नीति निर्देशक तत्वों को 2 मूल अधिकार 14 और 19 पर वरीयता दी। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु बनाई गई विधि न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसी व्यवस्था किया, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य की बात करें तो ये 1973 में आया और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद द्वारा 24वें संविधान संशोधन के उस प्रावधान को शून्य व असंवैधानिक घोषित कर दिया जिसमें कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने हेतु बनाई गई विधि को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का भाग है। 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह किसी भी डीपीएसबी के कार्यान्वयन के लिए कोई भी कानून शून्य नहीं होगा यदि वह अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है। डीपीएसबी को अनुच्छेद 14 और 19 के ऊपर वरिष्ठता प्रदान की गई। यह संविधान संशोधन केशवानंद भारती मामले के निर्णय को निष्प्रभावी करने हेतु लाया गया था। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 42वें संविधान संशोधन के उपयुक्त प्रावधान शून्य व असंवैधानिक घोषित किए गए। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने हेतु मूल अधिकारों को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मूल अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का महत्व घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थिरता, निरंतरता की सुविधा, मौलिक अधिकारों के पूरक, मौलिक अधिकारों के पूर्ण और उचित क्रियान्वयन हेतु अनुकूल वातावरण बनाना, विपक्ष को सरकार के संचालन पर प्रभाव और नियंत्रण करने में सक्षम बनाते हैं। सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करना आमतौर पर आम राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में है। सरकार के पथ प्रदर्शक और दार्शनिक व मित्र हैं, ठीक है। तो बेटा कुछ यहाँ प्रश्न भी हैं जो आप लोगों के लिए सुविधा के अनुरूप बनाया गया है और वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छे हैं, आप इसको तैयार कर लेना, ठीक है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद
किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? तो 36 से 51 तक। ठीक है। किसने कहा राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? तो KT शाह ने कहा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो संसद जो राज्य DPSP में भी संशोधन किया जा सकता है, संसद चलाने के नियम में भी कर सकते हैं, नए राज्य का गठन, मतलब उपयुक्त सभी। ठीक है। कार्य करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो बेटा जो उसका उत्तर होगा ये अनुच्छेद 41 होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? प्रेस की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, विधि के समक्ष समानता है, समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक। अब देखो ये जो प्रेस की स्वतंत्रता ये फंडामेंटल राइट है, धर्म की स्वतंत्रता ये भी फंडामेंटल राइट है, विधि के समक्ष समानता की बात करें तो ये भी फंडामेंटल राइट है, परंतु समान नागरिक संहिता जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये DPSP है। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो DPSP है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये है। नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो किसके लिए है? आबाद योग्य हैं। ठीक है। संविधान में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 है। ठीक है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो ये भी DPSP देता है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किस भाग के अंतर्गत है? तो ये DPSP के अंतर्गत है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने का अधिकार है? तो ये भी DPSP के अंतर्गत है। तो बेटा ये आपका आज का लेक्चर है, और कल पुनः हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर के।